निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? ए. ब्रह्मपुत्र, बी. सिंधु, सी. कोसी, डी. चंबल। तो दोस्तों, मैप की सहायता से हम देख पा रहे हैं कि इनमें से चंबल ही वह नदी है जो भारत में शुरू होकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी. चंबल। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है। ए. गंगा, बी. गोदावरी, सी. नर्मदा, डी. ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, मैप की सहायता से हम देख पा रहे हैं कि गोदावरी ही वह सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारत में ही है। चूंकि उद्गम और मुहाना दोनों भारत में ही होने वाले बहुत सारे नदियां हैं, परंतु प्रश्न के अनुसार सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारत में ही स्थित है। इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी. गोदावरी। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ए. कृष्णा, बी. महानदी, सी. गोदावरी, डी. कावेरी। दोस्तों, मैप की सहायता से हम देख पा रहे हैं कि गोदावरी की वह नदी है जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। इसलिए सी सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए. कावेरी, बी. नर्मदा, सी. ब्रह्मपुत्र, डी. गंगा। तो मैप की सहायता से हम देख पा रहे हैं कि कावेरी का उद्गम दक्षिण भारत में है तथा नर्मदा एवं गंगा का उद्गम भी मध्य एवं उत्तर भारत में है, परंतु ब्रह्मपुत्र ही वह नदी है जिसका उद्गम तिब्बत है, जो भारत और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत हिमालय की कैलाश श्रेणी है। तिब्बत से बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में विलय से पहले बांग्लादेश और असम से बहती है। अतः सी सही विकल्प है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ए. कोयल, बी. सोन, सी. पुनपुन, डी. कारो। तो हम यहां मैप पर देख पा रहे हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियों में से सोन ही वह नदी है जो कि बिहार में भी बहती है। अतः इसका सही विकल्प बी. सोन है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ए. गंगा, बी. गोदावरी, सी. महानदी, डी. ताप्ती। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नर्मदा एवं ताप्ती यह दोनों नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं तथा अरब सागर में जाकर गिरती है, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। अतः सही ऑप्शन डी होगा। पश्चिम से बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। पश्चिम से बहने वाली कई नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार आदि दरार वाली घाटियों से गुजरती हैं। इन नदियों में बहुत कम मात्रा में संकरी दरारें होती हैं और उनकी तेज गति के कारण वे डेल्टा नहीं बनाती। निम्नलिखित में से कौन से नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए. चंबल, बी. नर्मदा, सी. कावेरी, डी. गोदावरी। जैसा कि मैप में हम देख रहे हैं कि नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जिस कारण यह एक घाटी का निर्माण करता है। अतः इसका सही विकल्प बी. नर्मदा होगा। भ्रंश घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये सामान्यतया पर्वत श्रेणियों वाली घाटियां होती हैं। नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ए. ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, बी. सह्याद्री पहाड़ियां, सी. गवालीगढ़ पहाड़ियां, डी. अमरकंटक पहाड़ियां। जैसा कि मैप की सहायता से हम देख रहे हैं कि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। चूंकि पश्चिम दिशा में पश्चिमी घाट तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी होने के कारण दक्षिण की अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प
ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां होगा। कावेरी नदी गिरती है ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी पाक जलडमरू मध्य में, डी खंभात की खाड़ी में। चूंकि इस प्रश्न का उत्तर तो पिछले मैप से ही समझा जा सकता है, अतः हम यह कह सकते हैं कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विकल्प ए सही। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु होकर बहती है, तो जाहिर सी बात है इसके जल का विवाद भी इन्हीं दोनों राज्यों के बीच ही होगा। अतः इसका सही विकल्प डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु होगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ए गोदावरी, बी झेलम, सी रावी, डी घाघरा। तो मैप की सहायता से हम देख पा रहे हैं कि गोदावरी, रावी तथा झेलम का उद्गम भारतीय क्षेत्र में ही है, परंतु इनमें से घाघरा ही ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी घाघरा होगा। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है तथा नदी का मूल उद्गम स्रोत तिब्बत के पठार पर स्थित हिमालय की मापचानचुगो नामक पर्वत श्रेणी से माना जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ए सतलज, बी रावी, सी चेनाब, डी व्यास। तो मैप की सहायता से हम देख पा रहे हैं कि रावी, चिनाव तथा व्यास ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में ही है। इनमें से केवल सतलज ही वह नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से बाहर है। अतः हमारा सही उत्तर ए सतलज होगा। सतलज नदी इसकी 5 सहायक नदियों में से सबसे लंबी है। यह दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में लांघा झील में हिमालय के उत्तरी ढलान पर 15,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर निकलती है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? ए साबरमती, बी लूनी, सी बेतवा, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं कि साबरमती नदी जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है, बेतवा नदी जो कि गंगा नदी में मिलकर उसकी सहायक बन जाती है, परंतु लूनी नदी जो कि राजस्थान से निकलती है तथा ये कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। अतः डी सही विकल्प है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर से निकलने वाली लूनी नदी की। नदी देश की इकलौती ऐसी नदी है जो कभी भी सागर में जाकर नहीं मिलती। लूनी नदी का उद्गम अजमेर में है। यह नदी अजमेर में करीब 772 मीटर की ऊंचाई पर बसे अरावली श्रेणी की नाक पहाड़ियों से निकलती है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ए कोसी, बी घाघरा, सी सोन, डी गंडक। इस मैप को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कोसी, घाघरा और गंडक ये तीनों नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, जबकि सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में समाहित होती है। अतः हमारा सही उत्तर सी सोन होगा। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ए सतलज, सिंधु, गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, डी सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सतलज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र ही वह नदी है जो हिमालय काटकर या बहकर आती है। अतः इसका सही विकल्प बी ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु होगा। अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी किन नदियों का स्रोत है? 1 नर्मदा, 2 महानदी, 3 तापी, 4 सोन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए वेंक और 2, बी केवल 2, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2 और 4। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी यहां पर स्थित है,
जिससे होकर निकलने वाली नदियां नर्मदा, महानदी तथा सोन है। अतः हमारा सही विकल्प D1, 2 तथा 4 होगा। दामोदर नदी निकलती है A. तिब्बत से, B. छोटा नागपुर पठार से, C. नैनीताल के पास से, D. सोमेश्वर पहाड़ी से। तो जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं कि दामोदर नदी जिस जगह से निकली है वह झारखंड का छोटा नागपुर है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प B. छोटा नागपुर पठार होगा। दामोदर एक वर्षा आधारित नदी है। इसका उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर खमरपत पहाड़ी से होता है। हुगली नदी में मिलने से पहले यह 592 किलोमीटर की दूरी तय करती है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है, सिवाय A. यह अमरकंटक के निकट से निकली है। B. इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। C. यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। D. इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि नर्मदा अमरकंटक से निकली है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध है और यह दोनों पहाड़ियां के बीच से निकलती है, इसीलिए इसे मार्बल रॉक्स के बीच का नदी भी कहा जाता है। परंतु महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के किनारे एक बहुत बड़े क्षेत्र में स्थित है। हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प B होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? A. तुंगभद्रा, B. मालप्रभा, C. घाटप्रभा, D. अमरावती। चलो मैप की सहायता से हम इसे स्पष्ट करते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा, मालप्रभा एवं घाटप्रभा है, जबकि अमरावती कावेरी नदी की एक उपनदी है। इस प्रश्न का सही विकल्प D. अमरावती होगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? A. नोयाल, B. दामोदर, C. भिवानी, D. भदार। सही उत्तर दामोदर है। यह भारतीय राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। यह छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ियों में लगभग 609.75 मीटर की ऊंचाई पर उगती है। इसके प्रदूषकों के कारण इसे जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और अलग तरीके की लगी हो तो औरों को भी शेयर करें और खुद लगातार ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।